वो बच्चा रोते हुए बोला, मम्मा, आपको चोट लग गई और डैड को होश क्यों नहीं आ रहा? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। तो उस औरत ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम डरो मत। जल्दी ही तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इन झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तब तक बाहर मत आना, जब तक तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं पहुंच जाते। तो उस बच्चे ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे आपके पास रहना है। उस बच्चे की माँ ने प्यार से बच्चे को समझाते हुए कहा, क्या तुम अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो ना, मेरी सारी बातें मानते हो। अच्छा, मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं आ जाते तुम बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, इन्हीं झाड़ियों के पीछे उनका वेट करना, ठीक है ना? आखिरकार किसी तरह समझा बुझाकर उस औरत ने अपने बच्चे को राजी कर लिया और उसे उन झाड़ियों के पीछे ले गई और इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। उस बच्चे का अपनी माँ को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसीलिए वो चुपचाप उस झाड़ियों में छुप कर बैठ गया और कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी माँ ने प्यार से कहा, तुम यहाँ इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी, ठीक है ना? कहकर वो औरत जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी, क्योंकि उसे अपने पति को गाड़ी से बाहर निकालना था। लेकिन तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया, जिसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को ब्लैक कलर के कपड़े से कवर किया हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही उस कपड़े से नजर आ रही थीं, जो काफी ज्यादा लाल थी। वो औरत अपनी गाड़ी के पास पहुंचती उससे पहले ही उस आदमी ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, अपने पति को बचाने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? पहले खुद को तो बचा लो। उस औरत ने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, वरना बहुत पछताओगे। तो उस आदमी ने खतरनाक वाली हंसी हंसते हुए कहा, खुद की हालत देखी है, जो मुझे धमकी दे रही हो, और मुझे तो बाद में धमकाना, पहले अपनी जान तो बचा लो। कहकर उस आदमी ने उस गाड़ी के फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और उसे लगभग अंदर की तरफ धकेल दिया और डोर को बंद कर दिया। अंदर धकेले जाने से उस औरत का सिर अपने पति के कंधे से टकराया, पर जैसे ही उसने खुद को संभाला तभी उसकी आंखें बाहर की तरफ देखकर एकदम फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था। यह देखकर उस औरत का दिल एक पल को तो सहम गया। अब वो अपने पति को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, और वो जानती थी कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकली तो शायद उसका बच्चा उसे देखकर झाड़ियों से भागकर बाहर आ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एक बार फिर से अपने पति की बांह को हिलाते हुए कहा, अभय, होश में आइए प्लीज, वो हमें मार देगा, हमें हमारे बच्चे को भी बचाना है, होश में आइए। वो औरत रोए जा रही थी और अपने पति को होश में लाने की कोशिश भी कर रही थी कि तभी उसकी नजर सामने ही खड़े उस आदमी पर गई, जो अपनी खतरनाक नजरों से उस औरत और उसके बेहोश पति को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लाइटर को जलाया और तेजी से उस गाड़ी पर फेंक दिया। यह देखकर उस औरत के मुंह से एक चीख निकली। वहीं वो बच्चा जो झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, वो सहमा हुआ खुद में ही सिमटा हुआ था और उसने अभी तक अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। तभी उसके कानों में अपनी माँ के चीखने की आवाज आई। उसने थोड़ा सा सिर निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा और सामने की तरफ देखकर वो एकदम से जैसे सदमे में चला गया। उनकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने ही धूं धूं कर जल रही थी और जलती लपटों के दूसरी तरफ उसे काले कपड़े पहने हुए वही आदमी नजर आया। उसे सिर्फ उस आदमी की आंखें ही नजर आ रही थीं, जिन्हें बच्चा अपनी आंसू भरी आंखों से देख रहा था। डर की वजह से उस बच्चे के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो ऐसे ही बुत बना सामने जलती हुई अपनी गाड़ी को देखे जा रहा था। उस आदमी की शैतानी हंसी उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। कुछ ही देर में वहां कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। जैसे ही उस आदमी ने उन गाड़ियों को अपने पास आते देखा तो जल्दी ही वो दूसरे साइड के जंगल की तरफ भाग गया। उन गाड़ियों से कई सारे आदमी बाहर निकले
और उसी के साथ एक गाड़ी से करीब 55 साल का आदमी बाहर आया। जैसे ही उसने उस गाड़ी को जलते हुए देखा तो कुछ पल के लिए तो उसके कदम लड़खड़ा ही गए। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे संभालते हुए कहा, मालिक, खुद को संभालिए। उस आदमी ने बड़ी ही मुश्किल से कहा, रणवीर कहाँ है? उसे ढूंढो। क्योंकि उस औरत ने, जो रणवीर की माँ थी, उन्होंने पहले ही मैसेज करके अधिराज जी को बता दिया था कि वो रणवीर को आकर बचा ले। वहीं रणवीर अभी भी सहमा हुआ सा उस जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। जैसे उसकी नजर अपने दादाजी पर गई, वो जैसे अपने होश में वापस आया। उसे अपनी माँ की कही हुई भी बात याद आई, तुम इस झाड़ियों से तब तक बाहर मत निकलना जब तक कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेने नहीं आ जाते। अपने दादाजी को देखकर रणवीर ने उनकी तरफ दौड़ लगाई और जोर से चिल्लाया, दादाजी। रणवीर की आवाज सुनकर सभी की नजरें उसकी तरफ गई। रणवीर के सिर से भी खून बह रहा था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने पोते को अपने पास आते देखकर अधिराज जी घुटनों के बल बैठे और अपनी बाहें उसकी तरफ फैला ली। रणवीर जाकर जल्दी से अपने दादाजी के सीने से लग गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, दादाजी, मम्मा और डैड, वो बुरा आदमी, उन्होंने मारा उन्हें। कुछ ही देर बाद ही रणवीर यही सब बड़बड़ाते हुए अपने दादाजी की बाहों में ही बेहोश हो गया। प्रेजेंट टाइम। इसी के साथ रणवीर एकदम से झटके से उठा। मॉम, डैड। रणवीर इस वक्त तेज तेज सांस ले रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश की। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। ये वही सपना था जो पिछले कई सालों से उसे हर रात परेशान करता था। तभी रणवीर अपनी लाल आंखों से सामने की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बचते हो। कभी ना कभी तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुमने उन्हें जिंदा ही। जब तक तुम्हें अपने हाथों से एक बेरहम मौत नहीं देता, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। इंडिया, ASR कॉलेज। देखो, ये ड्रामा प्ले मुझसे नहीं होने वाला है और वैसे भी ये रोल तो रिद्धिमा करने वाली थी ना। अब मैं कहां से बीच में आ गई? माही ने आगे आगे चलते हुए कहा। उसके पीछे ही अखिल माही को मनाते हुए बोला, देख माही, रिद्धिमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और तुझे पता है ना, कल ही ये ड्रामा प्ले होना है। प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दे। रिद्धिमा वाला रोल तू प्ले कर ले। माही ने पलटकर अखिल की तरफ देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम किसी और से जाकर पूछो ना। और मुझे तो ना उस ड्रामा के डायलॉग याद है और ना ही मुझे कुछ पता भी है। तो बोलो, मैं ये प्ले कैसे करूंगी? तो अखिल ने उसे थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, वो क्या है ना माही, तेरे पास एक काफी बड़ा टैलेंट है कि तू जिस चीज को एक बार देख लेती है तो कभी भूलती नहीं है। वो कहते हैं ना, फोटोजेनिक मेमोरी। बस तू तो सारे डायलॉग को यूं लर्न कर लेगी। हाँ, ये बात सही थी माही के पास। यह टैलेंट तो था कि वो जिस चीज को एक बार देख लेती थी तो उसे भूलती नहीं थी। उसने भी एटीट्यूड से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तू जानता है ना, ये एक्टिंग वैक्टिंग करना मेरे बस का नहीं। तभी निया ने पीछे से आकर माही के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, ओ ड्रामा क्वीन, तेरे से बड़ी ड्रामेबाज तो कोई होगी भी नहीं। देख, चुपचाप मान जा, इतने नखरे क्यों दिखा रही है? दरअसल अखिल इस प्ले को डायरेक्ट करने वाला था और उस ड्रामे की मैन फीमेल लीड की तबीयत अचानक खराब होने से वो थोड़ा परेशान भी हो गया था। तब निया ने ही उसे माही के नाम का सजेशन दिया था और तब से ही अखिल माही को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था। माही ने निया की तरफ देखा और कहा, तूने ड्रामेबाज किसे कहा निया? तू क्या मुझसे पिटना चाहती है? तो निया ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, नहीं मेरी माँ, मैं तो तेरे टैलेंट की तारीफ कर रही थी। अब जल्दी से राजी हो जाना, क्यों इतना भाव खा रही है? तो माही ने कहा, ठीक है, मान जाती हूँ। चल बता मुझे, स्क्रिप्ट कहाँ है? तो अखिल ने खुश होते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। माही ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मैं एक नन्ही सी जान क्या क्या करते फिरूं। शाम का वक्त, सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। वही माही सबके सामने खड़े होकर उन सबको ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, कल मेरा ड्रामा प्ले होने वाला है, तो आप सभी को वक्त पर कोलाज पहुंच जाना है
और जो नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं उससे बात नहीं करूंगी। दादी ने कहा, माही, तुझे कब से यह नाटक करने का शौक चढ़ गया? तभी निया ने खड़े होते हुए कहा, दादी, इसका आधा दिन तो ड्रामा करने में ही बीत जाता है। बस इस बार अलग ही होगा कि वह स्टेज पर प्ले करेगी। तो माही ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप बैठ जाओ निया और अपना मुंह सोच समझकर खोला करो। तब अधिराज ने कहा, ठीक है माही, हम सभी लोग वक्त पर कोलाज पहुंच जाएंगे। आखिर मैं भी तो देखूं माही बिटिया कैसी एक्टिंग करती है। तो अभिराज जी ने कहा, माही, मैं अगर आधा घंटा लेट पहुंचूं तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मुझे जरूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल, आपको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। मैं तो आपकी दोस्त भी हूं ना, तो आप लेट क्यों आएंगे? तो अभिराज जी ने कहा, प्लीज माही, समझो ना, मीटिंग जरूरी नहीं होती तो मैं सबसे पहले, बल्कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाता। माही ने कहा, ठीक है, आपको इसकी छूट दी, पर आधे घंटे से 1 मिनट भी लेट मत करना। और सुगंधा आंटी, आप तो मेरे साथ ही चलना। सुगंधा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ? अरे मैं अभिराज जी के साथ आ जाऊंगी ना। आखिर कौन था वो शख्स जिसने रणवीर के माँ बाप को मारा था? तो कैसा रहने वाला है माही का ये पहला ड्रामा प्ले? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 ओनली ऑन पॉकेट FM।